आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी की कहानी है। दिल्ली में इससे पहले भी कई ऐसी चोरियां हुई, जिनमें से एक चोरी कैश वैन से 5 करोड़ रुपए उड़ा ले जाना भी शामिल है। लेकिन ये चोरी, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये चोरी दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी की कहानी है। इस चोरी में चोर के चोरी करने के तरीके से लेकर चोर के पकड़े जाने तक हर चीज सस्पेंस है। चोरी का तरीका और चोर ने ऐसा पुलिस को क्या बताया कि पुलिस भी यकीन ना कर सकी। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 सितंबर 2023। दिल्ली का निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का इलाका, भोगल इलाका, जहां पर न जाने कई ऐसी ज्वेलरी शॉप्स हैं। उनमें एक सबसे मशहूर ज्वेलरी शॉप उमराव सिंह ज्वेलर्स। उमराव सिंह ज्वेलर्स जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग पे है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम, उसके ऊपर जो दूसरा फ्लोर है वहां पर ज्वेलरी की मैकेनिज्म की सिस्टम लगे हुए, और उससे ऊपर भी सब कुछ उमराव सिंह ज्वेलर्स के अंडर में आते थे, वो सारी बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स। और ये काफ़ी मशहूर ज्वेलर थे। उस वक्त दिवाली का मौका था। उमराव सिंह ज्वेलर्स ने अपने सारे स्टॉक को पहले से भर लिया था। लगभग कई करोड़ के सामान, कई करोड़ के ज्वेलर्स वो अपनी दुकान में ला चुके थे। अब होता यह है कि उस इलाके में जितनी भी शॉप्स होती ज्वेलरी की, वो संडे को ओपन होती, यानी बाकी दुकानें जो कि संडे को बंद रहती, लेकिन इस इलाके की सारी दुकानें संडे को भी खुलती थी। लेकिन मंडे को ये बंद हो जाती थी, क्योंकि कहा यह जाता था कि संडे में जो ऑफिसर या फिर जो भी लोगों की छुट्टी होती, वो शॉपिंग के लिए इस इलाके में आते हैं और ज्वेलरीज की शॉपिंग करते, और मंडे को ये लोग रेस्ट लेते, इसलिए मंडे को सारी दुकानें बंद हुआ करती थी। होता यह है कि इस ज्वेलरी की शॉप जो होती है, उसके अगल बगल में भी बिल्डिंग होती है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अगल बगल में भी लगभग 3 मंजिले की उनके बराबर की बिल्डिंग होती, जिनकी छत एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़ी होती है। अब हुआ ये कि 24 सितंबर को इतवार के दिन शाम रात में जो दुकान बंद होती है, इस दुकान का, इस ज्वेलरी शॉप का बंद होने का टाइम होता है रात 8:30 बजे, और सुबह जब ये खुलती तो 10:30 बजे। 8:30 बजे ज्वेलरी के सारे स्टाफ, जो कि 10 स्टाफ होते हैं और बाकी मालिक, ये लोग शॉप को बंद करते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा दिन आता है मंडे। मंडे को ये पूरा दिन दुकान बंद होती। मंडे के बाद मंगल के दिन जब ये दुकान ओपन करते हैं, सुबह 10:30 बजे ज्वेलरी के शॉप के मालिक उमराव सिंह आते हैं और बाकी स्टाफ समय पर पहुंच जाता है। आने के बाद जब वो शटर उठाते हैं तो उनके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। पैर तले ज़मीन इसलिए खिसकी कि जब वो शटर उठाते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्दा, जो कि शटर खुलते ही बाहर आने लगा। अब ये देखने के बाद काफ़ी देर तक वो गशी की हालत में थे। उसके बाद फिर देखते हैं कि सारा शोकेस में जितनी ज्वेलरीज लगी थी वो सब गायब है। उसके बाद भागते हुए अंदर जाते हैं, जहां पर उनका लॉकर रूम, यानी ज्वेलरी शॉप जो कि ग्राउंड फ्लोर पर, और उसके बाद फिर अंदर जाने के बाद पीछे की तरफ लॉकर रूम होता, जिसमें लगभग 32 लॉकर होते हैं। 32 के 32 लॉकर टूटे हुए थे और उनकी सारी ज्वेलरीज जो थी वो गायब थी। जब थोड़ी देर के बाद ज्वेलरी के मालिक उमराव सिंह होश में आते हैं, उनसे पूछा जाता है, पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। तो पुलिस ये देखती है कि इस लॉकर के 3 तरफ की जो दीवार है वो लोहे की है, लेकिन एक तरफ की जो दीवार है वो सीमेंटेड है, और वहीं पर लगभग 1.5 फीट का एक सुरंग नुमा दीवार में सेंध लगी हुई, और सारा माल वहीं से गायब हुआ है। अब उसके बाद पुलिस ये देखती है कि आखिर सामने का शटर बंद, सामने सब कुछ सही। बाकी सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पता चलता है कैमरे सारे गायब हैं, कैमरे की मशीनें टूटी पड़ी हैं, बाकी जितने भी डेटा वहां पर थे सब कुछ गायब थे। और उसके बाद उमराव सिंह से पूछताछ होती है कि आखिर कितने का माल गायब हुआ, तो वो सब अल्टीमेटम निकालते हैं तो बताते हैं कि लगभग 30 किलो सोना गायब हुआ है। बाकी जो और हीरे, मोतियां,
ये सब कुछ उसके साथ है। सब कुछ मिला के लगभग 25 करोड़ का माल इनका गायब हो चुका है। अब उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, अगल बगल देखती है कि जो भी सटे बिल्डिंग होती सटी उसमें जाती है। उन सारे बिल्डिंग में जो किराएदार होते या फिर उनके खुद के फ्लैट्स होते, उन सभी के फिंगरप्रिंट्स टीम ले लेती है। जो भी फॉरेंसिक टीम होती वो फिंगरप्रिंट लेती है। लगभग 40 से 50 लोगों के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं। फॉरेंसिक के अलग डिपार्टमेंट के लोग दुकान के अंदर से सारे फिंगरप्रिंट्स और सब कुछ उठाते हैं। उसके बाद पुलिस के शक में होता है कि इतनी बारीकी चोरी, इतने प्लानिंग के साथ जो चोरी की गई है, ये किसी अंदर वाले के मिले बगैर संभव नहीं है। अब उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है उमराव सिंह से कि क्या आपको किसी पे शक है। उमराव सिंह कहते हैं नहीं, मेरे स्टाफ पे मुझे शक नहीं है, क्योंकि ये मेरे भरोसेमंद स्टाफ हैं और काफ़ी सालों से ये इस ज्वेलरी शॉप में अपनी सेवा दे रहे हैं। पूछा गया कि अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी दुकान पर पहले काम करता था अब वो हट चुका है, क्या उस पर शक है? तो उमराव सिंह कहते हैं नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर मैं शक जाहिर कर सकूं। अब उसके बाद पुलिस की 3 टीमें अलग अलग दिशा में जांच में लग जाती है। होता यह कि चोरी कुछ इस तरीके से हुई थी कि बगल की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग से चोर छत पे जाता है। छत पे जाने के बाद फिर उमराव सिंह की जो छत होती, वहां से मेन जो छत के नीचे का दरवाजा होता वो तोड़ता है। उसके बाद सीढ़ी के जरिए नीचे आता है और उसके बाद फिर सारा माल जो कि शोकेस में लगे थे वो सब कुछ उठाता है। उसके बाद जो पीछे का लॉकर रूम होता है उस लॉकर रूम में वो सेध मारता है जहां पर सीमेंटेड दीवार थी। सीमेंटेड दीवार की जगह पर सेंध मारता है और 32 के 32 लॉकर से सारे माल को चोरी कर लेता है और उसके बाद फिर वो वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, ना सीसीटीवी कैमरा और ना कोई फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी नहीं है। पुलिस बाहर के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। बाहर के भी सीसीटीवी कैमरास में कोई भी ऐसे फुटेज नहीं आती जिनमें पुलिस को कुछ सबूत या कुछ लिंक मिल सके। जबकि अंदर की 2 सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें काटते समय कुछ पल कैद हुए, लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि उसमें भी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही थी कि ये व्यक्ति कौन है। अब उसके बाद बाहर की जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें एक टाटा सोमो कार थी, वो लगभग कई चक्कर वहां पर लगाती है तो वो भी संदिग्ध मानी जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था कि पुलिस चोर को पकड़ सके। अब पुलिस की टीम अलग अलग दिशा में चोर को तलाशने में लगी हुई थी। फॉरेंसिक टीम अलग अपनी कोशिश कर रही थी। उसी बीच दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर को एक कॉल आती है और वो कॉल में एक दूसरे स्टेट का पुलिस ऑफिसर पूछता है इस चोरी के बारे में। इस चोरी के बारे में जब वो पूछता है तो यह ऑफिसर उसे बताता है, सामने वाले पुलिस ऑफिसर को, कि हाँ, इस तरीके से उमराव सिंह ज्वेलर्स में लगभग 25 करोड़ की चोरी हो चुकी है और अभी तक चोर हाथ नहीं लगा है। तो सामने से जो कॉल आती है, सामने से जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि ऐसा है कि चोर शायद हम लोगों के हत्थे चढ़ चुका है और वो इस इलाके में, वो इलाका था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां से दिल्ली पुलिस को कॉल आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस को एक रिक्वायर्ड मांगी जाती है दिल्ली पुलिस से कि हमारे पास उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं है, आप हमें उस व्यक्ति की कोई तस्वीर अगर निकलवा कर दें तो शायद हम इसमें आपकी बहुत हद तक मदद कर सकें। लेकिन दिल्ली पुलिस के बाद भी अभी तक सबूत के नाम पर जीरो था, जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास उस चोर के नाम और उस चोर का पता सब कुछ सामने आ चुका था। लेकिन अभी तक तस्वीर पुलिस के हाथ नहीं थी, इसीलिए पुलिस हाथ नहीं मार रही थी। अब होता यह है कि पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस को यह कैसे मिलता है या छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इसका नाम कहां से पहुंचता है। होता यह है कि छत्तीसगढ़ का एक इलाका, एक शहर, दुर्ग शहर, जो कि दुर्ग पुलिस लगभग एक अभियान चलाती है। वो अभियान ये होता है कि दुर्ग में जितने भी चोर होते, छोटे मोटे चोर या बड़े चोर, उनको पकड़ा जाए और जिन चोरी में अभी तक चोर ना पकड़ाए हैं उनको भी पकड़ा जाए।
यानी दुर्ग पुलिस अपनी चोरी की कार्रवाई को तेज करती है, चोरों को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाई को तेज करती है और वो नाके पे चेकिंग लगा दिए जाते हैं। इसी बीच एक पुराना चोर जिसके ऊपर पुराने कई छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम थे, वो पुलिस के हत्थे चल जाता है। पुलिस के हत्थे चलने के बाद अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो अचानक वो बोलता है कि अरे सर, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं छोटा मोटा चोर, अरे उसे पकड़िए जिसने बहुत लंबा हाथ मारा है। तो अब पुलिस पूछती है, पुलिस का वो इंस्पेक्टर पूछता है दुर्ग पुलिस का कि कौन है वो और कैसी चोरी की बात कर रहे हो। तो कहता है अरे आप नहीं जानते, दिल्ली में एक बहुत बड़ी चोरी हुई उमराव सिंह ज्वेलर्स में, वो चोर भी अपना है और वो चोर अपने इलाके का है, उसका नाम है लोकेश श्रीवास्तव। पुलिस ये सुनने के बाद अब उस चोर को गिरफ्तार करती है, जो चोर लोकेश श्रीवास्तव का नाम बताता है, जबकि उसका खुद का नाम भी लोकेश था। अब उसके बाद फिर पुलिस जब दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है, दिल्ली पुलिस अब गूगल पे सर्च करती है लोकेश श्रीवास्तव करके, तो ये होता है कि अगर ये पहले भी कभी गिरफ्तार हुआ होगा तो किसी क्राइम में गिरफ्तार होता तो कोई फोटो पुलिस के साथ इसकी आ जाएगी गूगल पे। तो गूगल पे जब आता है उसका फोटो, तो उसके बाद उसकी एक तस्वीर निकल कर सामने आती है। अब वो तस्वीर आने के बाद अब पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास भी कुछ प्रूफ लग गए थे, क्योंकि उसके बाद जब पुलिस दोबारा से सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जो कि बाहरी इलाके में होती है, तो उस सीसीटीवी फुटेज में लोकेश श्रीवास्तव से मिलती जुलती तस्वीर एक व्यक्ति की नजर आ जाती है, जो कि उसकी पीठ पे एक बैग और हैट लगाए हुए लोकेश श्रीवास्तव कहीं जा रहा है। अब उसके बाद फिर पुलिस बस स्टैंड पे जाती है, बस स्टैंड से सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो उसमें भी एक तस्वीर सामने आ जाती है और वो तस्वीर लोकेश श्रीवास्तव की ही होती है जब वो टिकट खिड़की पर टिकट लेने के लिए जाता है और वहां से टिकट लेने के बाद वो फिर छत्तीसगढ़ की तरफ निकल जाता है। अब उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ की जो पुलिस होती, दुर्ग पुलिस, वो दुर्ग के एक दूसरे इलाके में उस इलाके की पुलिस के साथ रेड मारती है। उस कमरे में जहां पर लोकेश श्रीवास्तव किराए पर मकान लेकर रह रहा था, वहां जाती है। तो वहां जाने के बाद उसे एक व्यक्ति नजर आता है। जब उसे पकड़ के पूछा जाता है तो पता चलता है नहीं, ये लोकेश श्रीवास्तव नहीं है, ये उसका दोस्त है। जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि कहाँ है लोकेश श्रीवास्तव, तो वो बताता है कि वो कहीं गया है, अभी वो वापस हो सकता है आ जाए। फिर पुलिस उस रूम की तलाशी लेती है, तो उस रूम में कई ऐसे दुपट्टे में और बाकी कपड़ों में ज्वेलरी और नग और बाकी हीरे के सामान सब गट्ठी बांध बांध के रखे हुए थे। पुलिस सारा माल जब्त करती है। उसके बाद सिविल वर्दी में वहां पर सारे पुलिस ऑफिसर्स को लगा देती है और खुद उस कमरे में इंतजार करती है कि लोकेश श्रीवास्तव कभी भी आ सकता है। लेकिन ये पूरा दिन पुलिस का चला जाता है, लोकेश श्रीवास्तव नहीं आता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। दूसरे दिन भी उसी कमरे में पुलिस इंतजार करती है। तभी एक बैग दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है और पुलिस दरवाजा जैसे ही खोलती है तो वो लोकेश श्रीवास्तव अंदर दाखिल होता है और पुलिस उसे दबोच लेती है। अब उसके बाद फिर उसको पकड़कर छत्तीसगढ़ से दिल्ली लेकर आया जाता है। दिल्ली लाने के बाद अब शुरू होता है उससे पूछताछ का सिलसिला। पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर बताओ तुम्हारी गैंग कहाँ है, कौन कौन और शामिल थे। तो लोकेश श्रीवास्तव बताता है कि इसमें कोई गैंग नहीं, ये चोरी सिर्फ मैंने अकेले की है। ये सुनने के बाद शायद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती है, फिर उसका बायोडेटा पुराना निकालती है तो पता चलता है कि ये एक ऐसा चोर है जो आज तक कभी गैंग बनाकर चोरी नहीं किया। इसका कहना था कि जब भी अगर किसी गैंग बनाकर कोई चोरी करता है तो उसके पकड़े जाने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन इसके उलट फिर एक और बात थी कि लगभग ये 15 चोरी अगर किया था तो जिसमें से ये 11 बार पकड़ा चुका था। होता यह कि जब भी ये छोटी चोरी करता तो ये बच जाता है, लेकिन जब ये बड़ी चोरी करता तो ये उसमें पकड़ा जाता है। इससे पहले भी ये दिल्ली में एक ज्वेलरी शॉप में 5 करोड़ की चोरी किया था, उस वक्त भी ये पकड़ा चुका था। अब उसके बाद फिर पुलिस इससे पूछताछ करती है कि आखिर चोरी की प्लानिंग और चोरी का तरीका तुम्हारा क्या था।
तो वो बताता है कि मैं छत्तीसगढ़ से निकला, छत्तीसगढ़ के ही दूसरे इलाके में एक रूम लिया और रूम लेने के बाद वहाँ पर था, कुछ दिन वहाँ पर रहा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। मैं उस इलाके में कतई चोरी नहीं करता जहाँ पर मैं रहता हूँ, क्योंकि लोकल पुलिस के अगर नज़र में आ गए तो आए दिन मैं गिरफ्तार हुआ करता है। और दूसरे इलाके में चोरी करने का फ़ायदा ये था कि जब भी मैं दूसरे इलाके में चोरी करूँगा तो मुझे चोरी करके वापस अपने घर आना है, ना तो मेरा नाम किसी को पता होगा ना पता होगा, तो पकड़े जाने की संभावना कम होती है। वो बताता है कि मैं छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाके में यानी दुर्ग से दूसरे इलाके में रहता हूँ रूम लेकर, फिर वहाँ से दिल्ली आता हूँ इसी खोज में कि शायद मुझे कोई ज्वेलरी शॉप मिल जाए, क्योंकि मैं ज्वेलरी शॉप ही में चोरी करता हूँ, किसी घर और किसी मकान में नहीं चोरी करता। इसलिए मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद फिर मैं गूगल पे तलाशने लगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ज्वेलरी शॉप ज़्यादा हो। फिर मुझे ज्वेलरी शॉप दिखी, कई ऐसे इलाके में दिखी, लेकिन मुझे भोगल का ये इलाका पसंद पड़ा। वो कहता है कि फिर मैं गूगल पे हर जगह को जूम कर करके देखता कि कहाँ पे चोरी करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मुझे ये भोगल का इलाका ज़्यादा पसंद पड़ा। और भोगल का इलाका खास करके मैं उस पूरे इलाके में अभी भी कोई ये सेट नहीं किया था कि ये उमराव सिंह ज्वेलर्स में ही चोरी करना है मुझे। फिर मैं उस इलाके में जाता हूँ और जाने के बाद फिर मैं रेखी करता हूँ। रेखी करने के बाद कई ज्वेलरी शॉप पे मेरी नज़र पड़ती है। उसी बीच मेरी नज़र पड़ती है उमराव सिंह ज्वेलर्स पे। तो मैं ये देखता हूँ कि इसके अगल बगल भी बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग जो बगल की है उस बिल्डिंग पे मुझे थोड़ा नियत होती है कि इस बिल्डिंग के ज़रिए मैं उमराव सिंह ज्वेलर्स पे जा सकता हूँ। उसके बाद पहले वो कोशिश ये करता है कि जो बगल की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बारे में पता करे। वो वहाँ जाता है तो उस बिल्डिंग के आसपास वालों से किराए के मकान के बारे में पूछताछ करता है कि क्या यहाँ पर कोई किराए का मकान खाली है, क्या इस बिल्डिंग में कोई मकान खाली है। तो उसके बाद सामने वाला बताता है कि नहीं, इस बिल्डिंग में कोई खाली नहीं है, फला बिल्डिंग में फला लोग रहते हैं और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग किराएदार हैं। और उसको फिर ये पता चलता है कि सीढ़ी पर, जो कि डायरेक्ट तीसरे मंजिले तक ये सीढ़ी जाती है, क्या इस सीढ़ी पर जाने पे किसी के रोक टोक है। तो पहले वो वहाँ नज़र रखता है, देखता है कि लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, तो फिर ये ट्राई करता है कि ये भी उस सीढ़ी पर चढ़ेगा। उसके बाद फिर वो सीढ़ी पर चढ़ता है और उस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते वो ऊपर की मंजिले तक पहुँचता है। और उस बीच इससे दो लोगों का सामना भी होता है जो उस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, लेकिन इसे कोई टोकता नहीं कि ये कहाँ जा रहा है। अब इसका ये मजबूत इरादा हो चुका था कि ये रास्ता सबसे सही है जहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। अच्छा, ये प्लानिंग क्यों किया कि इस बिल्डिंग से ऊपर ही जाना है। ये बताता है कि मैं जब रेखी कर रहा था उस बीच उमराव सिंह ज्वेलर्स पे जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं ये देख रहा था कि इस ज्वेलरी शोरूम जो है इसके पीछे से एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, जहाँ से कुछ स्टाफ बार बार नीचे आते हैं और बार बार पानी और चाय पानी लेकर ऊपर जाते हैं। ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो मेरा ये यकीन हो चुका था कि ये सीढ़ी अगर गई है तो ये डायरेक्ट तीसरे फ्लोर तक गई है, और ये बगल की बिल्डिंग भी तीसरे मंजिले तक है, तो इसकी भी सीढ़ी तीसरे फ्लोर तक होगी, और तीसरे फ्लोर तक होगी तो मैं इस छत से इस छत पे डाकने के बाद आसानी से नीचे आ सकता हूँ। ये सारी प्लानिंग, ये सब कुछ ये करने के बाद अब इसका इरादा ये बनता है कि आखिर यहाँ पर बंदी किस दिन होती है। फिर ये गूगल पे आता है। गूगल पे आने के बाद ये चेक करता है कि इस दुकान की टाइमिंग क्या है। आजकल गूगल पे अपनी दुकान की सारी डिटेल्स दुकानदार डाल दिया करते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि रात 8:30 बजे ये दुकान बंद होती है और सुबह 10:30 बजे ये खुल जाती है। अब इसकी प्लानिंग और मजबूत होती गई। फिर ये पता करता है कि इस इलाके में बंदी कब होती है, तो पता ये चलता है कि संडे को इस इलाके की सारी दुकानें खुली होती, और संडे को बंद होने के बाद ये मंडे पूरा दिन बंद रहती हैं। अब इसका भी इसको फायदा मिला कि मंडे को जब ये बंद रहेंगी तब इसको फायदा मिल जाएगा, ये आसानी से उस जगह पर चोरी कर सकता है। अब उसके बाद फिर ये 24 तारीख संडे की शाम ये उस इलाके में पहुंच जाता है। अब उसके बाद 24 सितंबर 2023 को इतवार की शाम को ये उस इलाके में जाता है। इस भोगल इलाके में जाने के बाद वो उस बगल वाली बिल्डिंग में रात में यानी 7:15 के करीब
ये उस बिल्डिंग पे चढ़ता है। चढ़ने के बाद फिर वो ऊपर छत पे जाकर कुछ देर तक छिपा रहता है। जब टाइम हो जाता है, 8:30 बज जाता है, दुकान बंद करके दुकान के मालिक चले जाते हैं और इलाके में सारा सन्नाटा पसरा हो जाता है, फिर ये छत पे जाता है। उमराव सिंह की छत पे जाने के बाद उमराव सिंह की छत जो थी, उसका जो मेन दरवाज़ा था वो तोड़ता है। वो तोड़ने के बाद फिर वो सीढ़ी पे जाता है, पहले फ्लोर पर आता है, फिर दूसरे फ्लोर पर आता है, फिर ग्राउंड फ्लोर से पहले उसे एक और दरवाज़ा मिलता है, फिर वो एक और दरवाजे पे उसे भी तोड़ता है। तोड़ने के बाद फिर वो अंदर आ जाता है। अब इसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये अंदर तो आ गया था, लेकिन एक ये डर इससे था कि अगर रात बिरात दुकानदार वापस आ जाता है, अगर वो कोई चीज़ ऐसी भूल जाता है, कुछ दुकान पे कोई ख़ास चीज़ अगर कोई भूल गया तो वापस लेने आ सकता है, तो कहीं ऐसा ना कि रात बिरात वो आ जाए और मैं पकड़ा जाऊँ। तो इसलिए अभी वो चोरी स्टार्ट नहीं करता है। वो सबसे पहले वहाँ से जो खाने पीने का सामान साथ लेकर आता है वो खाता है। खाने के बाद कुछ देर तक इंतज़ार करता है, देखता है कि कोई नहीं आ रहा, तो शोकेस में जितने भी जेवर लगे हुए थे वो सारे सोने को अपने बैग में रखता है। बैग में रखने के बाद फिर नग जो जितने भी कीमती नग थे उसे भी अपने बैग में रखता है, लेकिन एक भी चांदी के जेवर उसने नहीं रखे। चांदी के जेवर जितने भी वहां पर मौजूद थे वो जस के तस थे। अब आता है पीछे की तरफ जहां पर स्ट्रांग रूम होता है, जहां पर वो 32 लॉकर होते हैं। वो वहां आता है तो फिर वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं अभी इस लॉकर को तोड़ता हूं तो सन्नाटा होने की वजह से तोड़ फोड़ की आवाज बाहर जाएगी, और बाहर जाने की वजह से लोगों को पता चल जाएगा, आस पड़ोस वालों को, और मैं पकड़ाया जा सकता हूं। इस वजह से वो रात में लॉकर को नहीं तोड़ता। उसके बाद फिर वो उसी शोरूम में आराम से सोता है। सोने के बाद फिर वो सुबह उठता है, फिर जो बचा खुचा होता है रात का वो खाता है। खाने के बाद लगभग 11 बजे दिन में जब गाड़ी का आना जाना शुरू हो जाता है, शोर बाहर शुरू हो जाता है, तो वो चोरी स्टार्ट करता है। यानी मंडे की पूरी दिन, जो उसका मंडे का पूरा दिन था, वो पूरे दिन लॉकर तोड़ने में लगाता है, और लॉकर को उस जगह से तोड़ता है जहां से दीवार सीमेंटेड होती है। वो अपने साथ सभी कटर और बाकी जितने औजार थे वो साथ ले गया था, और वहां से लॉकर काटने के बाद 32 के 32 लॉकर तोड़ता है, और हर लॉकर से जितने भी ज्वेलरी होती वो सब कुछ उठाता और अपने बैग में रखता। और बैग में रखने के बाद शाम करीब 4 बजे के वो उस शोरूम से वापस छत की तरफ आता है, और छत की तरफ वो बैग टांगता है। बैग टांगने के बाद दूसरे छत पे छलांग लगाता है, और वहां से धीरे से वही पैर दबाकर वो उस बिल्डिंग से नीचे उतर आता है। नीचे आने के बाद फिर वो वहां से बस स्टैंड जाता है। बस स्टैंड जाने के बाद टिकट लेने के बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। अब होता ये कि आखिर पुलिस को उस व्यक्ति ने बताया कैसे कि ये चोरी जो 25 करोड़ की दिल्ली में हुई है वो लोकेश श्रीवास्तव ने ही चुराया है, क्योंकि वो तो अकेले चोरी किया था, और इसीलिए वो अकेले चोरी किया था कि ज़्यादा लोग होने की वजह से पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पता ये चला, उसने बताया कि जब वो यहाँ से चोरी करने के बाद गया, और जाने के बाद जब वो छत्तीसगढ़ के उस इलाके में जहाँ उसने रूम लिया था उस रूम में जाता है, तो वो अपने दोस्त को बुलाता है, जो कि वो उसका दोस्त तो उसका पार्टनर होता है, और छोटी मोटी चोरियाँ वो कभी साथ में भी किया करते थे। तो वो अपने दोस्त को एक मोटी मोटी चैन सोने की 2 चैन वो अपने दोस्त को देता है, और कहता है जाओ ऐश करो, आज के बाद से मैं चोरी बंद करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतने पैसे और इतने ज्वेलरी आ चुकी हैं, मैंने इतना बड़ा हाथ मारा है कि अब मुझे दोबारा चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद अब उसका दोस्त ज्वेलरी लेता है, और लेने के बाद वो क्या करता है कि अपने एक दूसरे दोस्त को ये बात बता देता है कि ऐश करो। वो उसे कुछ पैसा देता है और कहता है कि भैया ने बहुत लंबा हाथ मारा है। अब उसी बीच ये खबर भी फैल चुकी थी कि दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी हो चुकी है उमराव ज्वेलर्स में। अब ये खबर उसे पता चल जाती है। इसी बीच दुर्ग पुलिस चोर पकड़ो अभियान शुरू करती है, जगह जगह पर नाका लगाती है,
और ये तीसरा बंदा जो कि छोटा मोटा चोर होता है वो पकड़ा जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए वो बताता है कि जो बड़ी चोरी किया उसे पकड़ो, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ। ये लिंक बन जाता है इसके पकड़े जाने का। फिर पुलिस इससे सारा माल वापस लेती है तो पता यह चलता है कि 60 लाख रुपए लगभग इसने एक जिम वाले को दिया है, जो कि इसका शौक होता है जिम करना। तो एक नई जिम खोलने के लिए 7 लाख रुपए इसने अपने एक जिम पार्टनर को दिया कि तुम जिम खोलो और हम लोग जिम चलाएंगे। और वो 7 लाख रुपए भी फिर पुलिस वापस करवाती है और उमराव सिंह को वो सारे माल और सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। यह थी आज की कहानी, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।